हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के क्लास का केमिस्ट्री 12th क्लास का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने से पहले हम इसके बारे में क्या नाम है थोड़े इसके बारे में जानेंगे सॉल्यूशन होता क्या है। तो जनरली क्या होता है सॉल्यूशन? इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। मतलब करना क्या है, हमें दो कंपोनेंट दे दो कंपोनेंट मतलब ये है। जैसे मान लें हमारे पास कोई सॉल्यूशन क्या होता है, ये जैसे ये हमारे पास क्या है, बॉटल है। क्या है ये? बॉटल। वाटर है, इसमें डाल दी शुगर। अब वाटर में डाल दी शुगर। शुगर डालने के बाद जो हमारा मिक्सचर मिला है उसको बोलते हैं, मतलब क्या होता है, मिक्सचर। लेकिन क्या अगर ये मिक्सचर होमोजेनियस बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे मतलब अगर मान लें हमारे पास क्या है, ये शुगर डालने के बाद पूरे सॉल्यूशन का जो मिक्सचर आएगा वो क्या आएगा, पूरा थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या कंपोजिशन सेम आएगी। कंपोजिशन समझ तो क्या है सेम। अब जैसे मान लिया ये जो शुगर है कंप्लीटली क्यों डिसॉल्व जाएगी। अब ये जो शुगर की अमाउंट जो है यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी पूरी सब पूरे सॉल्यूशन में क्या है कंप्लीटली मिक्स होने के बाद सब जगह क्या कंसंट्रेशन सेम रहने रही है। ऐसा नहीं कि शुगर की अमाउंट यहाँ ज्यादा रहेगी यहाँ पर कम रहेगी, थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या रहेगा, सेम रहेगा कंपोजिशन। मतलब शुगर जो है हर जगह ज्यादा स्प्रेड कर जाएगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसे बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि मतलब कहने वाला ये है कि जो पूरे सॉल्यूशन में कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट इज जो हमारा सॉल्यूट है पूरे सॉल्वेंट में चारों तरफ फैल जाएगा। अब इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट उसको बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब होता है जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। दूसरी भाषा में लैंग्वेज बोला जाए तो क्या होता है, जैसे मान लो हमने वाटर है, वाटर क्या हमारा क्या है, वाटर हमने शुगर को डिसॉल्व किया। अब ये शुगर क्या है जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। जिसे हमने क्या नाम है जिसमें डिसॉल्व किया है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, इतना जनरल होता है तो उसे बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस है व्हेन throughout the composition are same, it is called homogeneous mixture. Okay, homogeneous mixture। तो इसे बोलते हैं सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूट क्या हो गया, जो अमाउंट में रहेगा उसे बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। डन। अब उसके बाद आता है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी क्या है, कंपोनेंट के नंबर की बेस पर लगाते हैं। मतलब अगर हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स कितने हैं, 2 है। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट समझते हो, कंपोनेंट जैसे मान लो हमने क्या डाला था, शुगर में, वाटर में शुगर ऐड किया था। तो एक कंपोनेंट हमारा क्या था, वाटर था। एक कंपोनेंट हमारा क्या था, शुगर था। तो कंपोनेंट कितने हो गए, 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो गए। ओके, तो इसी बेस पे अगर हमारे क्या कंपोनेंट्स हुए 2 तो उसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हमारे कंपोनेंट कितने हुए, 3 हुए, उसे बोलते हैं कौन सा, ट्राइनरी सॉल्यूशन। ट्राइनरी सॉल्यूशन। अगर 4 हुए तो टेट्रानरी सॉल्यूशन। इस बेस पे हम डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो हमने क्या करा, हमने क्या लिया, वाटर में शुगर ऐड कर दिया। वाटर में शुगर ऐड किया तो हमारे पास एक कंपोनेंट क्या है, वाटर है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, शुगर है। तो सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। अब जैसे दूसरा मान लिया हमने क्या बनाया, नींबू पानी बनाया। वाटर लिया, वाटर में शुगर ऐड किया, थोड़ा क्या नींबू डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसे बोलते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन। अब लेकिन कभी भी किसी कोई भी कैसा बाइनरी हो, ट्राइनरी हो, टेट्रानरी हो, कैसा भी हो, उसमें जो सॉल्वेंट रहेगा हमेशा एक रहेगा, लेकिन सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे वाटर में क्या शुगर ऐड किया, लेमन ऐड किया, तो 2 हमारे सॉल्यूट हो गए, 2 हो गए। ठीक है, लेमन और लेमन जूस हो गया, और क्या नाम है, शुगर हो गया। लेकिन जैसे शिकंजी वाला जाओ तो वाटर में शुगर ऐड करेंगे, लेमन ऐड करेंगे, और फिर उसके साथ क्या सॉल्ट भी ऐड करेंगे, तो हमारे 3 सॉल्यूट हो गए। ठीक है, 3 सॉल्यूट हो गए और एक सॉल्वेंट हो गया। तो इस बेस पे हम क्या बोलते हैं, टेट्राइड। लेकिन हम जिस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ओनली ओनली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा कहता है ये कि जैसे मान लो हमने बाइनरी सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। लेकिन किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट हो सकती है, वो कौन कौन सा हो सकती है, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करेगा। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोई भी सॉल्यूशन है वो फिजिकल स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट में मिलेगा आपको, या गैस स्टेट में मिलेगा, या क्या नाम है वो सॉलिड स्टेट में। तो कैसे डिसाइड करेंगे, अगर मान लो
वो जो किसी भी लिक्विड की किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कौन सेट करता है, सॉल्वेंट। अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में हुआ तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में हुआ तो हमारा सॉल्यूशन भी किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। अगर हमारा सॉल्वेंट गैस स्टेज में हुआ तो सॉल्यूशन की स्टेट क्या है, गैस स्टेज आएगी। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन के टाइप्स हैं। सॉल्यूशन एक तो होता है गैस इन गैस, गैस इन गैस। और गैस को गैस में डिसॉल्व करेंगे तो हमें पता है सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट आएगी वो क्या आएगी, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगी, गैस आएगी। ओके, अगर मान लो हम गैस को सॉरी लिक्विड को लिक्विड इन गैस, मतलब क्या है, हमारे लिक्विड क्या सॉल्यूट है, गैस हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करोगे तो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन क्या आएगी, गैस ही आएगी। क्योंकि जब तक फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की चेंज नहीं होगी तब तक क्या होगा, सॉल्यूशन की भी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर हम क्या कर रहे हैं, गैस सॉलिड को सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, सॉलिड को भी गैस में डिसॉल्व करेंगे तो फिजिकल स्टेट क्या आएगी, सॉलिड नहीं आएगी, गैस अभी भी आएगी। ठीक है, अब दूसरी बात, जैसे मान लो तो गैस पे हो गए, अब मान लो हम लिक्विड बना रहे हैं तो क्या करो, हम क्या करेंगे उस स्टेज सॉल्वेंट की स्टेज लिक्विड कर देंगे, सॉल्वेंट की स्टेज। अब गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड डिसॉल्व करेंगे क्या स्टेज क्या आएगी, लिक्विड आएगी। अब लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, लिक्विड इन लिक्विड, तो कैसी स्टेज आएगी, लिक्विड ही आएगी। कि जब तक सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी तब तक क्या होगा, हमारे क्या नाम है, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड डिसॉल्व करेंगे कैसी स्टेज आएगी, लिक्विड ही आएगी। ओके, अब उसके बाद अगर मान लो हम अगर हमें सॉलिड स्टेट करनी है सॉल्वेंट सॉल्यूशन की, तो क्या करेंगे, सॉलिड कैसे लेंगे, सॉलिड लेंगे, गैस इन लिक्विड, बहुत सारी गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन सॉलिड। तो क्या सबकी स्टेट कैसे आएगी, फिजिकल स्टेट सॉलिड ही आएगी सबकी। ओके, तो कहने का मतलब ये है किसी कभी अगर मान लो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉलिड लेनी है तो हमारा सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट हमें क्या लेनी है, लिक्विड लेनी है, तो हमारा सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो अगर किसी की फिजिकल स्टेट अगर आपको गैस लेनी है तो गैस कैसा लो, सॉल्वेंट लो। अगर हमें लिक्विड लेनी है तो लिक्विड लो सॉल्वेंट, अब सॉलिड लेनी है तो सॉलिड लो। अब क्या होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, मतलब गैस को गैस में डिसॉल्व करना है। कौन सा एग्जांपल, एक आप देख दो, एटमॉस्फेरिक मिक्सचर। एटमॉस्फेयर क्या है, एक गैस है, उसमें क्या बहुत सारी गैस है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। अब ये क्या है, ये तो होमोजेनियस मिक्सचर, सारा सिंपल सी बात है। तो कंप्लीट मिक्सचर एटमॉस्फेरिक हो गया। अब जैसे लिक्विड इन गैस, किसी भी लिक्विड को अगर हम गैस में डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या आएगा, देखो जैसे मान लो हम बस क्या है, इंसेंटली बहुत सारे एग्जांपल देंगे। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन, मतलब क्या है, कहने वाला है किसी भी लिक्विड को आप गैस में डिसॉल्व कर दो, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में करो, चाहे आप क्या नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड को बेंजीन को किसी में डिसॉल्व करो, किसी में भी डिसॉल्व कर दो, बस क्या है किसी भी लिक्विड को गैस में डिसॉल्व हमें करना है। अब जैसे सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस क्या होता है, कैम्फर इन नाइट्रोजन, मतलब क्या है, कैम्फर जो आपका कपूर होता है उसको नाइट्रोजन में डिसॉल्व कर दो, कैम्फर इन नाइट्रोजन। तो जितना भी आपका फिजिक्स स्टेज आएगी वो क्या आएगी, सॉल्यूशन की गैस ही आने वाली है। उसके बाद क्या होता है, गैस इन लिक्विड, मतलब किसी भी गैस को, जैसे आप बोलते हैं सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर क्या होती है, गैस डिसॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है। अब आपको पता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है, लिक्विड है, लेकिन जो सोडा वाटर जो फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट कैसे आती है, फिजिकल स्टेट हमेशा सॉल्यूशन सॉलिड रहती है लिक्विड में। ठीक है, तो अब क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, किसी भी दो सॉल्यूट लो उसको ऐड कर दो। जैसे मान लो हमने क्या लिया, लेमन जूस लिया और उसको किस में ऐड कर दिया, वाटर में ऐड कर दिया, या फिर आप क्या करो कार्बन टेट्राक्लोराइड में बेंजीन ऐड कर दो, कोई भी आप लिक्विड ले सकते हो, उसको ऐड कर दो, क्या लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड ही आने वाला है। ओके, अब सॉलिड इन लिक्विड, किसी भी मेटल को, कोई भी मेटल हो, कोई भी, जैसे सोडियम है, सोडियम को डिसॉल्व कर दो आप वाटर में, डिसॉल्व कर दो, क्या नाम है, आप क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड डालो, सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में होता है, उसको डिसॉल्व कर दिया वाटर में, बन गया नमक का पानी, सिर्फ सॉल्ट वाटर।
अब क्या होता है सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, किसी भी गैस को सॉलिड में फ्लो कराओ। तो कोई भी जो सॉलिड, जैसे आपको पता है रस्टिंग होती है, रस्टिंग आयरन पे, तो आयरन की सरफेस पे ऑक्सीजन जाके अटैक करता है तो क्या बनता है Fe2O3 बनता है वो, मतलब क्या होता है उसमें मिक्सचर बनता है, गैस का मिक्सचर उस पे ऐड हो जाते हैं। लेकिन जो आयरन रहता है हमेशा क्या रहेगा सॉलिड स्टेट में रहता है। देखो क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, यस बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। जैसे हम क्या करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिडक्शन कराते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो निकल प्लेटिनम पैलेडियम की सरफेस, निकल प्लेटिनम पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस फ्लो कराते हैं। तो निकिल प्लेटिनम पैलेडियम ये क्या है, ये किसके एग्जांपल है, हाइड्रोजन गैस को हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, इसमें निकल सॉलिड स्टेज में। तो जो हमारे ये क्या नाम है सॉल्यूशन आया वो क्या रहने वाला है सॉलिड स्टेज में रहने वाला है। दूसरी क्या आता है लिक्विड इन सॉलिड, किसी भी लिक्विड को डिसॉल्व कर दो, जैसे अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, मतलब कहने का मतलब है कि मतलब कि मरकरी को आप सोडियम में मिक्स कर दो, मतलब अमलगम, अमलगम का मतलब होता है कि जब भी हम क्या नाम है मरकरी और क्या नाम है और क्या नाम किसी भी मेटल का, जैसे जिंक अमलगम, जिंक अमलगम मतलब क्या है जिंक और मरकरी का सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मान लो सोडियम अमलगम इसका मतलब क्या है सोडियम और मरकरी का सॉल्यूशन। अमलगम मतलब क्या होता है इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद मरकरी, मतलब किसी भी मेटल को मरकरी मिक्स कर तो बोलते हैं अमलगम बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या होमोजेनियस मिक्सचर है। अब क्या है सॉलिड इन सॉलिड, अब कोई भी एलॉय ले लो आप, एलॉय जैसे क्या ना स्टील लो, ठीक है, स्टील या का उसमें क्या रहता है का आयरन भी रहता है, कार्बन रहता है, जैसे टिन वो हो गया क्या नाम है कॉपर, वो ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सब क्या है दो मेटल मिक्सचर है। तो ये हमें पता है ये सब क्या है सारे सारे क्या होमोजेनियस मिक्सचर है। तो इसकी जिनकी भी फिजिकल स्टेज होती है क्या होती है सॉलिड स्टेज में आती है, सबकी लिक्विड आती है, इन सबकी गैस स्टेज आती है। अब क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इस एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी क्या है। जैसे मान लो कोई हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, ठीक है कर लिया, अब हमें डिसाइड ये करना है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इसकी कंसंट्रेशन है क्या। अब कंसंट्रेशन डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इससे हम ये पढ़ क्यों नहीं होता कैसे कंसंट्रेशन, ये हमें बताता है कि कौन से सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट ज्यादा है और कौन से सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट कम है। देखो एग्जांपल हम लेते हैं दो बीकर, क्या लिए दो बीकर। अब इसमें क्या है दोनों में क्या 1 लीटर क्या है सॉल्यूशन है, 1 लीटर क्या है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब क्या है सॉल्यूट और सॉलिड दोनों है, और दोनों सॉल्यूशन जो है किसके हैं शुगर के हैं, शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, इन वाटर। अब शुगर को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इसमें क्या है इसमें कम है शुगर, इसमें शुगर ज्यादा है। अब इसमें मान लिया 1 चम्मच इसमें 2 चम्मच है। अब आपसे पूछा गया है किसी तीसरे इंसान से कि भैया ये बताओ इसमें ज्यादा है इसमें कम है, वो तो टेस्ट करके बताएगा, इससे टेस्ट करेगा हाँ भी मीठा है, इसमें टेस्ट करेगा ज्यादा मीठा है, तो ये बताएगा इसमें शुगर ज्यादा है इसमें शुगर कम है। वो क्वांटिटी क्वालिटी तो बता रहा है कि हाँ इसमें मीठा है इसमें मीठा कम है इसमें मीठा ज्यादा है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं इसको। तो अब हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग बताया था, लेकिन आपसे पूछा गया कितना ज्यादा है, कितना मतलब 5 ग्राम ज्यादा 2 ग्राम ज्यादा 3 ग्राम ज्यादा कंसेंट्रेशन। तो ये हम ऐसे पता नहीं लगा सकते कि हम इसमें इतने दाने ज्यादा है या इतने ग्राम ज्यादा है या इतने मिलीग्राम ज्यादा है, नहीं बता सकते। आप सिर्फ क्वालिटी देख के आप ये बता सकते हो इतना ये ज्यादा है ये कम है बस। अब क्या कोई भी सॉल्यूशन, जैसे मान लो हमारे पास क्या H2S गैस है, H2S की स्मेल पता कैसे होती है, H2S की स्मेल होती है रोटन एग स्मेल होती है, मतलब जैसे अंडा सड़ जाता है ना उसकी स्मेल अच्छी होती है। अब इसमें मैंने भी रोटन एग डाल दी, इसमें भी सॉरी H2S दोनों में। अब दोनों में डालने के बाद हमने ट्राई किया सूंघ लिया तो इसमें स्मेल ज्यादा है इसमें स्मेल कम आ रही है, इसका मतलब क्या है इसमें H2S कम है इसमें H2S ज्यादा है। तो कोई भी हम अगर रिएक्शन देखते हैं कोई भी हम सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में हमें देख के स्मेल करके या टेम्परेचर से हमें ये पता चलता है इसमें सॉल्यूट ज्यादा है कम है, बस ये पता लगा सकते हैं। लेकिन कितना ज्यादा कितना कम है उसका हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब तो क्या होता है जो हम ये स्मेल देख के फिजिकली टेस्ट करके हम ये पता लगा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन हमें पढ़ना क्या है एनालिसिस, हमें पढ़ना है
क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी ज्यादा है, कितनी क्वांटिटी कम है। तो इसको पढ़ते हैं। देखो क्या है, किसी में कलर ज्यादा आता है, किसी में कलर कम आता है, ये तो होता है क्वांटिटी। मतलब कि एक में मैं जैसे KMnO4 डाल दिया, एक में पर्पल कलर ज्यादा है, एक में पर्पल कम। मतलब KMnO4 का सॉल्यूशन बना रहे हैं, KMnO4 का सॉल्यूशन। मतलब KMnO4 हमारा सॉल्वेंट है, उसमें क्या डाले, सॉल्यूटेड किया, जो सॉल्यूटेड किया। अब क्या होता है, जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं KMnO4 का कलर उड़ा दे देंगे। जैसे हमारे सल्फर डाइऑक्साइड डाल दिए KMnO4 में। अब सल्फर डाइऑक्साइड का कलर ज्यादा उड़ाता है, एक ने ज्यादा उड़ा दिया, एक ने कम उड़ा दिया। चलो जिसने कम उड़ाया इसका लगा सल्फर डाइऑक्साइड कम है, और जिसने ज्यादा उड़ा दिया इसका लगा उसका सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो हम ये क्या उसे बोलते हैं क्वांटिटी, क्या बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम पढ़ने क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस टर्म में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कंसंट्रेशन टर्म्स आती है उसे बोलते हैं मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ये हमें क्या बताता है, देखो सिंपल मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ये हमें बताता है कि किसी भी, ये मास अकॉर्डिंग बताता है। इसको हम डिनोट करते हैं m/m से भी, m/m परसेंटेज और w/w परसेंटेज। तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, एक चीज था मास परसेंटेज कौन बनाना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ वन कंपोनेंट, मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मेरे कहने का मतलब ये है, कोई हमने जैसे क्या लिया, हमने कम क्या किसी भी कंपोनेंट को निकालना, अगर आपको सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन निकालनी है सॉल्वेंट की निकाल सकते हो, सॉल्यूट की निकालनी है सॉल्यूट निकाल सकते हो। क्योंकि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आप जैसे मास मिलते हैं हमें, टोटल मास ऊपर क्या लिखेंगे, ऑब्टेन मास इनटू 100। तो हम कैसे निकालते हैं, मास परसेंटेज होता है ये। ओके देन, तो अब हमें पास क्या है, अब इसका एग्जांपल कैसे पूछा जाता है। जैसे मान लो हमारे पास सॉल्यूट का अमाउंट दिया है ग्राम में, है ना, अगर यहाँ ग्राम रख लो तो यहाँ पर ग्राम, यहाँ किलोग्राम रख लो तो यहाँ पर भी किलोग्राम, मतलब यूनिट दोनों की होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बस ये रखना। ओके, तो मास परसेंटेज जैसे मान लो इसमें एग्जांपल आता है 25% बाय मास, जहाँ बाय मास बोले ना, बाय मास देगा, बाय मास ऑफ NaOH इन aqueous सॉल्यूशन, aqueous सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पर 100 ग्राम में, पर 100 ग्राम पता है 25 का आंसर आएगा, जब नीचे भी 100 हो, नीचे 100 हो, यहाँ पर क्या 25 हो। तो इसका मतलब क्या है, पर 100 ग्राम सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है, 25 ग्राम है। इट्स मीन 25 ग्राम of NaOH present in 100 ग्राम of solution। इसका मतलब ये हो गया कि मतलब हमारे पर 100 ग्राम में 25 ग्राम कौन प्रेजेंट है, NaOH प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, जो हमारा NaOH का अमाउंट कितनी है, 25 ग्राम है, और हमारे सॉल्यूशन का अमाउंट कितनी है, 100 ग्राम है। अब 100 ग्राम आ रही है सॉल्यूशन की अमाउंट, तो आप बता मास कंजर्व होता है, ना तो टेस्ट होता है ना ही क्रिएट होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब आप ये बताइए सॉल्यूशन की हमारी कितनी है मास, 100 ग्राम, और सॉल्यूट कितनी है 25 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना बचेगा हमारे पास, सॉल्वेंट आएगा 75 ग्राम। तो सॉल्वेंट हमारा आ गया 75 ग्राम। तो ये कैसे पता लगाया हमने, जस्ट ओके। तो ये हमारा क्या नाम है, किसी भी मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो इसके बेस पे, ठीक है, जैसे मान लो अब इसके इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज करता है। जैसे मान लो इसमें दिया है क्वेश्चन में हमारे एनसीईआरटी गिवन है, इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 3.62 मास परसेंट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। तो जितने हमारे ब्लीचिंग मतलब कि इंडस्ट्री में यूज करे जाते हैं, तो वहां पर हम क्या लेते हैं, 3.62 मास परसेंटेज लेते हैं हाइपोक्लोराइड का। हाइपोक्लोराइड क्या होता है, हमारा ब्लीचिंग एजेंट होता है, उसमें क्लोरीन की वजह से, मतलब क्या इसे कर देते हैं, इसे लिख लेना। ओके, इसमें हमारा एग्जांपल क्या रखा है, 3.62 मास परसेंटेज
ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, इन वाटर। इसका मतलब कि हमें हर पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 3.62 ग्राम कौन प्रेजेंट होना चाहिए हमारे पास, ये प्रेजेंट होना चाहिए कौन, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl। ओके ओके तो हमारा 3.62 मास परसेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। इसका मतलब क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड की 3.62 ग्राम होगी पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इसका मतलब हमारा वाटर कितना होगा, इससे माइनस कर देंगे 100 माइनस 3.62, हमारे वाटर की अमाउंट कितनी लेनी है यूज करने के लिए ब्लीचिंग फॉर्म की। ओके नेक्स्ट हमारा आता है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या आता है, वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम हमारा परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज हमें ये कहता है, जैसे मान लो वॉल्यूम परसेंटेज V upon V परसेंटेज। ओके V upon V परसेंटेज, ये जो V है ना, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट सॉल्यूट विच आर सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ अदर सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आ गया हमारे पास इनटू 100। और इसका क्या होता है, सिंपल होता है, आपको अगर किसी वॉल्यूम परसेंटेज क्या आ रहा है, जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल होता है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पर 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml कौन प्रेजेंट है, हमारा इथेनॉल प्रेजेंट है। बट आप ये नहीं कह सकते कि 90 ml हमारा सॉल्वेंट है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा वॉल्यूम कंसर्न में होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो आपका पर 100 ml में कौन प्रेजेंट है, 10 ml कौन प्रेजेंट है, इथेनॉल प्रेजेंट है। इट्स मीन 10 ml of ethanol present in 100 ml of solution। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट, 10 ml कौन प्रेजेंट है, 10 ml हमारा इथेनॉल प्रेजेंट है। ओके अब क्या होता है, इससे काफी यूज किया जाता है, इसमें एंटी फ्रीज के एजेंट की फॉर्म यूज किया जाता है। 30% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, 35% of ethylene glycol antifreeze is used in cars for cooling the engine। इंजन की कूलिंग के लिए 30% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यूज किया जाता है, ताकि कूल करने के लिए, ठीक है, इंजन ऑयल यूज करते हैं। 35% आती है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्यों उससे ज्यादा होना चाहिए ना, उससे कम होनी चाहिए। तो हमें कैसे वो बाय वॉल्यूम अकॉर्डिंग इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं, इससे यूज आ गया ना इंजन को कूल करने के लिए। टेंपरेचर बनाए रखता है वो, क्या नाम है, मैं 70.6 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है ये। ओके फिर होता है मास और वॉल्यूम परसेंटेज। मास और वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू 100। ओके तो फिर क्या होता है, आपका जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, अब उसमें क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या कहता है, मास बाय वॉल्यूम। अब क्या होगा इसमें, यहाँ पर 100 ml में, पर 100 ml सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ वन कंपोनेंट, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, बस कुछ नहीं है। ओके फिर आता है आपका नेक्स्ट पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम बहुत फेमस नाम है इसका, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। ये देखो यूज कहाँ होता है, ये यूज वहां पर करते हैं जहां पर हमारे सॉल्यूशन की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा
और उसमें सॉल्यूट की अमाउंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, उसमें पार्ट्स पर मिलियन। जैसे हमारा एटमॉस्फेरिक मिक्सचर है, एटमॉस्फेयर में पूरा सॉल्यूशन हमारे पास, ठीक है, लेकिन उसमें जैसे 30 ppm क्या आपको डस्ट पार्टिकल देखनी है, तो डस्ट पार्टिकल का पर मिलियन सॉल्यूशन है, पर मिलियन सॉल्यूशन में अब पर मिलियन ग्राम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में, हाँ क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, जब हमें पीके में निकालनी हो इंटू 10 की पावर 6 कर देंगे, क्योंकि अगर हमें 10 की पावर 6 मिलियन में नहीं दिया हो तो टोटल पार्ट्स लिखेंगे जो भी आपको मिलियन में दिया हो या दिया हो, इंटू 10 की पावर 6 कर देंगे। ओके, तो हमारा ऐसे पीके में मिल जाएगा। इसमें ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ करते हैं जब किसी, जैसे हमारे वो आ गया, क्या नाम है, सी वाटर में हमें डस्ट देंगे, डस्ट की कंसंट्रेशन, तो वहाँ पर सी वाटर तो हमारा बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है वॉल्यूम, लेकिन डस्ट तो उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होती है, तो पर मिलियन ग्राम अगर देखोगे तो क्या हुआ, 1-2 ग्राम प्रेजेंट आएंगे, तो पर मिलियन ग्राम अकॉर्डिंग आया ना, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर मिलियंस ऑफ नंबर्स में क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, और 1-2 नंबर में कौन होगा, हमारा डस्ट को सॉल्यूट होगा, ठीक है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं पार्ट्स पर मिलियन को। ओके, तो क्या होता है, अगर जैसे मान लो क्वेश्चन हमारे पास इसमें अगर ए, हाँ सर, इसमें कंसंट्रेशन 5.8 ग्राम, 5.8 ppm ऑफ सी वाटर, ओके, 5.8 ppm होती है ऑक्सीजन की अमाउंट सी वाटर में, सी वाटर 5.8 ppm बाय मास, इसका 5.8 ग्राम ऑक्सीजन डिसॉल्व पर मिलियन ऑफ ग्राम ऑफ वाटर सॉल्यूशन में, इसका मतलब ये है। तो अब ये हम क्या करते हैं, जो इसकी वैल्यू यूज करते हैं जहाँ पर क्या होती है, कंसंट्रेशन हमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन की अमाउंट ज़्यादा होती है, सॉल्यूट की अमाउंट क्या होती है, 1-2 नंबर में होती है। अब दूसरा हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, ये मोल नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग है। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखो, सबसे पहले होता क्या है, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे, पहले मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं x से, किससे, x से, ओके। अब जैसे मान लो हमारे पास क्या नाम है, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, वो दो कंपोनेंट से मिलके बना है, दो कंपोनेंट से मिलके बना है, मतलब हमारे पास कंपोनेंट क्या है, एक हमारे पास है सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्या है, बीकर है, बीकर हमारा कंपोनेंट ए है और बी कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब दोनों कंपोनेंट्स, इसके मैंने मान लिया इसके जो मोल्स हैं कितने हैं, एन ए है, नंबर मोल्स ऑफ ए, नंबर इसमें एन बी, नंबर मोल्स ऑफ बी। तो अब इसका मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है, किसी एक का निकालना है, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट, हमें नहीं पता, किसी का निकाल लो। अब मोल फ्रैक्शन अगर एक का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द नंबर मोल्स ऑफ ए अप टू द नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन है, ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको नंबर मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, बी का, तो x b इक्वल टू नंबर मोल्स ऑफ b अपॉन में नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन एन ए प्लस एन बी। तो आगे हमारे नंबर मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, किसी भी सॉल्यूशन में टोटल मोल फ्रैक्शन का सम जो हमेशा आता है वो क्या आता है, 1 आता है। जैसे मान लो आप करो इसका XA प्लस XB, क्या आएगा, 1 आएगा, कैसे आएगा, देखो आप इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, करो XA प्लस XB करोगे तो आप होता है NA प्लस NB, ये तो नीचे सेम है, ठीक है, कुछ होगा नहीं, तो NA प्लस NB क्या है, NA प्लस NB अपॉन में NA प्लस NB, तो क्या कैंसिल हो गया, कितना आया हमारा, 1 आया, ओके। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे मान लो 3 कंपोनेंट होते तो अब क्या होता, XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू क्या था, 1 आता, मतलब जितने भी हमारे मोल फ्रैक्शन सम आता है वो क्या आता है, हमेशा 1 आता है। अब देखो देखें, ओके, चार x1 हो, जितने कंपोनेंट x2 हो, x3 हो, प्लस क्या हमेशा 1 आएगा, ओके। और आप ऐसे भी कह सकते हो, किसी का भी अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, xi हमारे पास है और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है
एन आई, जिसका मोल फ्रैक्शन 1 निकालना है 1 लिखेंगे, 2 का निकालना है 2 का लिखेंगे, और मोल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एन आई दैट इज एन आई अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3। ये हम लिख सकते हैं कि किसी का भी मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। अब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, या इसको लिख सकते हैं जैसे मान लो यहाँ पर 20 ग्राम है, क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके मोल्स निकालने हैं, तो क्या है जो वेट इन ग्राम का कितना है 20 ग्राम, 20 ग्राम अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास निकाल दो, सोडियम मास कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का मास। तो अगर हाँ जिसको ये मोल कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरा एक इस मोल कॉन्सेप्ट नाम से क्या नाम है वीडियो है, उसमें क्या इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, आपको अच्छी तरह मोल कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। क्या लगता है 20 अपॉन क्या आएगा 23 प्लस 1 4 कितना आ गया 40 आ गया, तो कितना है हमारे पास 0.5 आ गया मोल। तो वो निकालने इस तरह से निकालता हूँ। ओके, तो हमारा क्या नाम है मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया, मोल मास और वॉल्यूम परसेंटेज समझ में आ गया, वॉल्यूम परसेंटेज समझ में आ गया। अब बस दो कंसंट्रेशन टर्म और रहती है, उसके बाद क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चंस करना भी जरूरी है, एग्जाम में जाता है, सीएससी बोर्ड एग्जाम में जाता है, आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब आता है आपका मोल फ्रैक्शन पढ़ने के बाद मोलैरिटी, क्या आता है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी होता क्या है, इट इज द it is the number of moles present in per liter of सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने हमारे नंबर मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं मोलैरिटी, कॉल्ड मोलैरिटी। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, किससे, कैपिटल एम से, कैपिटल एम से डिनोट करने। अब इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम से टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ भाई, अब इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट इसकी क्या आएगी, आप बताइए यूनिट का मतलब क्या होता है, इसकी यूनिट। अब नंबर मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर और मोल लीटर इनवर्स। ओके, तो हमेशा जानना वॉल्यूम हमेशा आपको लीटर में पुट करना है, कभी आपको अगर जिसमें भी गिवन हो लीटर में कन्वर्ट करो, फिर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो मोल पर लीटर। अब इसमें एक आता है हमारे पास, क्या नाम है, मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उस कंडीशन में हमारी जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन आती है वो कितनी आती है 1 आती है। अब बताओ इसका आंसर 1 कब आएगा, इसका आंसर 1 तब आएगा जब ये भी 1 हो ये भी 1 हो। इट इज द व्हेन 1 मोल ऑफ solute present in 1 liter of solution। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट की प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। तो मोलर सॉल्यूशन उसको बोलते हैं। अगर 2 मोलर सॉल्यूशन बोलता है तो इट इज द सॉल्यूशन when 2 moles of solute present in 1 liter of solution। 2 मोलर लगा, मोलैरिटी कितना है 2, और 2 कब आएगा जब ऊपर वैल्यू कितनी हो 2, नीचे की वैल्यू कितनी 1 हो। अब 5 मोलर सॉल्यूशन, 5 moles of solute present in 1 liter of solution। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं मोलैरिटी, समझ में आ गया। हाँ, एक उसमें बहुत अच्छा आता है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन समझाना जरूरी है, इसकी बेस पे क्वेश्चन होता है। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन में कहता क्या है, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी कितनी है m1 है, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है v1 है। आफ्टर
डाइल्यूशन मतलब वाटर थोड़ा ऐड करते हैं। जब वाटर ऐड करेंगे सॉल्यूशन में तो कंसंट्रेशन जो मैंने मान लिया कंसंट्रेशन मोलैरिटी की तो M2 की और वॉल्यूम क्या हो वॉल्यूम से इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो सकता है वॉल्यूम कितना V2 के। अब हमें इसमें रिलेशन जाता है तो इसमें रिलेशन जाता है M1 V1 इक्वल टू M2 V2 मतलब बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन में जो मोलैरिटी और वॉल्यूम में अगर क्या करोगे हम अगर रिलेशन तो हमारा ये आएगा। ओके अब नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें जैसे मान लो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन हमारा आने के बाद मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन आने के बाद अब पढ़ते हैं मोलैरिटी 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 जब हम यूज करते हैं जब हमें क्या होता है सॉल्वेंट का मास गिवन होता है सॉल्वेंट का मास हमें गिवन होता है हमें वॉल्यूम नहीं गिवन होता सॉल्यूशन का तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट यूज करना होता है और भी क्या होता है जब मास क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम तो कंजर्व होता नहीं है लेकिन मास हमारा क्या होता है कंजर्व होता है तो कभी कभी क्या होता है हम क्या करते हैं मतलब क्या होता है हमारे साथ क्या होते हैं एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो जाता है तो इसके प्रॉब्लम को समझने मतलब प्रॉब्लम को हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं मोलैरिटी को स्टडी करते हैं। तो इसका फॉर्म वो क्या होता है डेफिनेशन इट इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि पर केजी सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट हो किसी सॉल्यूशन में पर केजी सॉल्वेंट के साथ जितना हमारा सॉल्यूट की मोल्स प्रेजेंट हो बोलते हैं मोलैरिटी। क्या इसको शो करते हैं स्मॉल m से। अब मोलैरिटी जैसे मान लो हमारे पास आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अब इसका मान लो हमारा यूनिट कहते हैं यूनिट क्या है इसकी मोल पर केजी मोल पर केजी। तो ये हमारा सिंपल डेफिनेशन फंडा सा है। ओके तो अब इसमें क्या होता है जैसे उसमें मोलर सॉल्यूशन था इसमें क्या मोलर सॉल्यूशन आया क्या मोलर तो इटी को हटा दो इसमें मोलैरिटी हटा दो इटी मोलर इसमें डिटाइम मोलर मोलर सॉल्यूशन। अब मोलर सॉल्यूशन क्या होता है अब इसका क्या मोलैरिटी हमारी कितना आनी चाहिए 1 आनी चाहिए तो 1 कब आएगा जब ऊपर बनो नीचे बनो इट इज द सॉल्यूशन व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटेड 1 kg ऑफ सॉल्वेंट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो डेफिनेशन लिखना जरूरी है। अगर 2 मोलर सॉल्यूशन क्या आता है तो इसका मतलब क्या हुआ it is a solution when 2 moles of solute presented 1 kg of solvent it is called molar solution। ओके तो हमारे ऐसा क्वेश्चन होने के बाद आफ्टर दिस क्या होता है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस बताओ। तो सबसे पहला तो डिफरेंस ये है कि एक तो क्या है मोलैरिटी जो होती है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और मोलैरिटी क्या कहता है मोलैरिटी ये मोलैरिटी it is the number of moles of solute it is the number of moles of solute वो ये डेफिनेशन लिखनी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। अब दूसरा डिफरेंस में है it decreases when temperature increase ये टेम्परेचर डिपेंड करती है ये नॉट डिपेंड temperature does not affect टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेम्परेचर को टेम्परेचर चेंज करने पे क्या होता है वॉल्यूम इंक्रीज होता है वॉल्यूम एक्सपेंड करता है तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा मोलैरिटी क्या होती है नंबर मोल्स ऑफ अपॉन वॉल्यूम। अब
वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी भी डिक्रीज करेगी। लेकिन आपको पता है मोलैरिटी भी क्या है, मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास आएगा। अब मास तो आपको पता है कंजर्व होता है, चाहे टेम्परेचर इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, तो मोलैरिटी में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मोलैरिटी में असर पड़ जाएगा। ओके, तो हमारे मोलैरिटी ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई है। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, सारे हम टेस्ट क्वेश्चन करेंगे और एग्जांपल्स आपको खुद करने हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे, क्या नाम है, मैं चलो आपको एग्जांपल पढ़ के दिखाते हैं। एग्जांपल आपके पास एनसीईआरटी जैसे मॉडल से क्वेश्चन है, एग्जांपल 2.1 है। ओके, तो इसमें बीच में ये कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग। तो हमें क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना। मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो इसके बेसिस पे एग्जांपल्स कराऊंगा आपको, तो ये तो मिल जाएंगे। तो मैं 2.1 करा रहा हूं, इन टेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, इन टेस्ट क्वेश्चन क्या करा रहा हूं, इन टेस्ट क्वेश्चन। अब जैसे मान लो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो हमारा कोई भी हमारा सॉल्यूशन है वो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड से मिलके बना हुआ है। ओके, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड से। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड, 20 बेंजीन कितने, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। 122 ग्राम कौन है हमारे पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है सिर्फ, हाँ मास परसेंटेज पूछा गया है बेंजीन और दोनों का। तो सिंपल सी बात है, मास परसेंटेज फाइंड करना है, मास परसेंटेज ऑफ C6H6 क्या आएगा, तो मास ऑफ बेंजीन इसका फाइंड करना है, जिसका हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू पर रखेंगे। तो 22 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, इसका टोटल ऐड कर दो, 22 प्लस 122 कितना आ गया बस, 22 अपॉन 144 इन सॉरी 100 कर दें, आपका क्या मास परसेंटेज फाइंड हो जाएगा। ओके, अब जैसे मास परसेंटेज अगर आपको फाइंड करना है किसका, मास परसेंटेज ऑफ CCl4, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फाइंड करना है, तो किसका मास है ऊपर, कार्बन टेट्राक्लोराइड का आएगा अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। करते हैं 2.2 क्वेश्चन करता है, हाँ 30% बाय मास। बाय मास ऑफ बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हमें फाइंड करना है किसका, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है बेंजीन का। तो दोनों के मोल्स को फाइंड करने पड़ेंगे, कि मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, बेंजीन को फाइंड करना है तो CCH6 अपॉन नंबर मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर मोल्स ऑफ CCl4। ये तो हमें दोनों के पहले मोल्स फाइंड करने होंगे। तो पहले फाइंड करते हैं, सबसे पहले 30% बाय मास। इसका मतलब क्या होता है, इसका मास परसेंटेज है बेंजीन का, इसका क्या है 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, 30 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कितना है 100, 30 ग्राम कौन है बेंजीन, तो सॉल्वेंट हमारा कितना बचा 70 ग्राम। तो मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम, सिंपल आता है, हमारा सॉल्वेंट कितना होना चाहिए 30 ग्राम होना चाहिए, और सॉल्यूशन कितना होना चाहिए 100 ग्राम। तो हमारा सॉल्वेंट कितना बचा, क्योंकि अब होता है सॉल्वेंट हमारा हो गया, बचा कौन सॉल्वेंट, सॉल्यूट 30 हो गया, तो सॉल्यूशन से या सॉल्यूट को माइनस करें सॉल्यूट बचेगा। तो सॉल्यूशन हमारा 100 है और सॉल्यूट हमारा कितना है 30 है, 100 माइनस 30 क्या हुआ 70 हो गया। मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा सॉल्वेंट है ना CCl4, कितना है हमारे पास 70 ग्राम। अब आप बता है हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। पहले किसके करते हैं बेंजीन के, N6H6 नंबर मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका गिवन मास कितना है 30, इसका मोलर मास बेंजीन का एक एटम मास कितना होता है 12, 12 6 जा 72,
प्लस हाइट में कितना होता है ए का 1, तो 6 से कितना 1 6 6, तो कितना आ गया 30/78। तो इसको डिवाइड करो, चलो करते हैं डिवाइड 15। अब कर लेते हैं ये को। जीरो पॉइंट थ्री एट मोल। ओके, ये हमारा किसका है बेंजीन का है। अब निकालते CH4 के गिवन मास कितना है वेट इन ग्राम 70 ग्राम। इसका मोलर मास एक कार्बन का कितना होता है 12, और एक क्लोरीन कितना होता है 35.5। जब एक क्लोरीन का 35.5 है तो 4 कितना है इसको 4 कर तो कितना आ गया हमारे पास 35.5। तो दो का हो गया कितना होगा 71, तो 2 1 कितना हो गया 142। ये आ गया हमारे पास। ओके, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आने के बाद तो करना है क्या हमें अब करना है डिवाइड करना है और कुछ मिलना है 35। क्या क्या अब इसमें और थोड़ा कर लो डिवाइड 11। अब इससे डिवाइड करो 11 4 जो 44 बचे कितना 6 11 5 55। तो ये हमारे मोल्स आ गए। अब दोनों की जब मोल्स निकल आ गए हैं तो हमें क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका बेंजीन का। तो निकाल दो C6H6 कितना है हमारे पास नंबर मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर मोल बेंजीन कितने 0.38, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का 0.38 प्लस नंबर मोल्स 0.45 ऐड करेंगे कितना 0.38 अपॉन में 5 प्लस 8 13 3 4 प्लस 3 7 8 0.83। ये दूसरे एक्सट्रा आ रहा है तो डिवाइड जाएगा मोल फ्रैक्शन हमारा निकल जाएगा। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन आएगा मान लो अगर हमारा बेंजीन का निकल गया, अगर मान लो आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकालना है, जैसे मान लो इसका जो मोल फ्रैक्शन समथिंग आएगा 0 ये बता रहा हूँ 0.4 समथिंग आएगा। अगर इसका 0.4 आ रहा है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है क्योंकि हम तो दोनों ऑप्शन क्या आता है 1 आता है, तो 1 माइनस 0.4 कितना है 0.6 समथिंग आएगा उसका दूसरे वाले का। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3, जस्ट बस 1 मिनट। 2.3 हमारा क्वेश्चन आता है calculate the molarity of each of the following solution 30 gram of CONO3 का whole twice dot 6H2O in 4.3 liter solution 30। इसमें क्या है 2.3 का A पार्ट है, 2.3 का A पार्ट है। अब इसमें क्या है 30 ग्राम ऑफ CONO3 का whole twice dot 6H2O ओके इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है मोलैरिटी। अब सिंपल सी बात है मोलैरिटी फॉर्मूला क्या होता है नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारा कौन है ये इसका मोलर मास निकालेंगे और फिर मोलर मास निकालना है नंबर मोल्स निकालेंगे कौन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम भी केवल है नंबर मोल्स सब निकाल लोगे तो नंबर मोल्स क्या है इसका 30 अभी पता 30 है मास का और इसका मास निकालना पड़ेगा। तो अवार्ड का मास कितना होता है तो अवार्ड 59 समथिंग होता होगा। हां 59 प्लस एक 2 ब्रैकेट नाइट्रोजन कितना होता है 14, ऑक्सीजन कितना होता है 63 या 48 प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल कितना होता है 18, सिस्टम कितना 18 6 या 30 अपॉन 59 और इसको ऐड किया कितना 2 into 62।
ये आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो क्या करेंगे, मोलैरिटी फॉर्म लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ में खत्म क्वेश्चन। ओके, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.3 का बी पार्ट है। 2.3 का बी पार्ट, इसे देखो 2.3 का बी पार्ट। 2.3 का बी पार्ट हमारे क्या कहता है, बी पार्ट ये कहता है हमारे पास अभी 30 ml ऑफ 0.5 H2SO4, 30 ml ऑफ, ये बहुत सिंपल है, मोलैरिटी कैपिटल M है H2SO4। ओके, diluted to 500 ml, diluted to 500 ml। मतलब कहने का लगे कि हमारे पास स्टार्टिंग सॉल्यूशन था, उसका वॉल्यूम कितना 30 ml था और मोलैरिटी कितनी 0.5। इसको हमने वाटर और ऐड किया, वाटर ऐड करने पे इसका वॉल्यूम क्या इतना हो गया, तो कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो वो पूछा कंसंट्रेशन कितना है आफ्टर डाइल्यूशन, तो आपको पता हमने पढ़ा था m1 v1 क्या होता है m2 v2। तो m1 कितना है, 0.5 है और v1 कितना है 30 है। तो ये लीटर में, मिलीलीटर में, तो ये मिलीलीटर में, और लीटर में होता है लीटर में होते हैं। इक्वल टू m2 में फाइंड करना है, v2 हमारा कितना है 500। तो m2 वैल्यू कितना है हमारे पास 0.5 into 30 अपॉन में 500। तो दैट्स इट, क्लियर। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.4 करने से पहले फिर 2.5 करते हैं, फिर 2.4 करते हैं। 2.5 2.5 भी कहता है कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन तो हमें फाइंड करनी है मोलैरिटी, मोलैरिटी और ये मोल फ्रैक्शन। तो हमें ये फाइंड करना है। तो इसमें क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ Ki पोटेशियम आयोडाइड फाइंड करनी है। डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूशन की कितनी है, सॉल्यूशन की ध्यान ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर ml, ठीक है। और हमारे पास क्या मास परसेंटेज है 20% m/m aqueous Ki, aqueous मतलब वाटर है ऑफ Ki, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो Ki की अमाउंट है तो इसका 20% बाय मास है, इसका 20 ग्राम ऑफ Ki प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका 20 ग्राम कौन हो गया, Ki हो गया, 100 ग्राम कौन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, और सॉल्वेंट कितना हो गया 80 ग्राम हो गया। तो सॉल्यूशन की हमें कितनी अमाउंट दी है 100 ग्राम, और आप हुआ था मोलैरिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, किसमें, लीटर में। तो डेंसिटी कब आएगी, डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, मास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाएंगे, चलो इसका मतलब क्या होता है, इट्स मीन 20 ग्राम ऑफ Ki इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर, वाटर है ना, कितना 80 ग्राम। तो निकालते हैं, सबसे पहले मोलैरिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आपको करना नंबर ऑफ मोल्स को निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो क्या हुआ। हाँ भाई चलो पहले क्वेश्चन करते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना हमारे पास, सॉल्यूशन हमारे पास कितना है 100 ग्राम है ना, 20 ग्राम में 20 ग्राम के प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गया 100 ग्राम आ गया। और डेंसिटी हमारे पास कितनी है 1.202। ओके, वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास निकालना है। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया 100 अपॉन 1.202। अब यहाँ पर जो आप बताइए वॉल्यूम मास कितना था ग्राम में हमारे पास,
और जो वॉल्यूम डेंसिटी किसमें ग्राम पर मिलीलीटर में, तो जो वॉल्यूम आएगा वो किसका मिलीलीटर में ही आएगा। ओके, तो जो भी हमारे पास वॉल्यूम आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब होता है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 1/120.02। अब इसे डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा लीटर में। अब आपको पता है हमें निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले इसका निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। इसका गिवन मास कितना है 20 अपॉन मोलर मास कर देंगे, ठीक है। और आइडियल का आपको जब भी क्या होता है मास गिवन करता है अप्रोक्सीमेटली इसका 100 होता है समथिंग, ठीक है, गिवन करता है। और फिर क्या करेंगे, फिर मोलैरिटी फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट करेंगे, सॉल्यूट हमारा वो ये किया है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितना 80 ग्राम है, सिंपल। फिर क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या करेंगे दोनों का मोल्स निकालेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। तो हाँ चलो इसको क्वेश्चन को लगता है नेक्स्ट